सो हेलो हाय नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है नवनीत और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मोशन इन वन डायमेंशन, विच इज अ प्रॉपर चैप्टर इन क्लास 9th सीबीएसई सब्जेक्ट फिजिक्स। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सी यूनिक चीजें जानने को मिलती हैं और खास तौर पे नई एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन को ध्यान में रख के अगर हम बात करें तो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे पीपीटी में दिखाई दे रहे हैं वो उसी फ्लो में रखे गए हैं जिस फ्लो में एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन को लिखा गया है। तो आइए चलते शुरू करते हैं। मेरा नाम है नवनीत, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, हमारी होम क्लासेस चलती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एवरीथिंग अराउंड अस इन नेचर इज इन मोशन। और फिर वो एग्जाम्पल किसका देते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम शुरू करते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को हम लेकर चलते हैं स्पेस। यानी कि मान लीजिए कि आप एक इस प्लेनेट पे रहने वाले, यानी कि यहाँ के नजरिए से नहीं, अपना दृष्टिकोण बदल करके, और वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर मान लीजिए कि आप भगवान, जैसे आजकल इंटरनेट पे चलता है कि अपनिच भगवान है, तो भगवान के दृष्टिकोण से आप जब दुनिया को देखेंगे तो आपको वहां से पूरा ब्रह्मांड दिखाई देगा। तो पूरे ब्रह्मांड में आपको गैलेक्सी गैलेक्सीज के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम उसमें भी गैलेक्सीज में हमारा गैलेक्सी मिल्की वे। सोलर सिस्टम में हम अपने आते हैं तो हमारा सन, सूर्य देव। फिर हमारे 8 प्लैनेट्स, और उसमें भी हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो है अर्थ। तो एग्जाम्पल वो ये दे रहा है कि आप प्लैनेट्स को देखो तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आप सन को देखो इन अ सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम भी एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, वो शिफ्ट करते रहता है, क्योंकि पूरी गैलेक्सी को ही माना जाता है कि वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। अगर आप थोड़ा सा साइंस को एक्सप्लोर करें, जैसे कि आपको बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन, तो यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट दैट गैलेक्सी इज एक्सपैंडिंग, देयर इज नो एंड ऑफ दिस यूनिवर्स एंड इट इज एक्सपैंडिंग इन इट्स होराइजन। तो उस नजरिए से फिर अब आप आ जाइए अपने ग्रह पर, प्यारी धरती माता। तो यहाँ पर हमको बहुत सारे आसपास चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। करना एक बहुत ही बड़ा स्किल है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शेरलॉक होम्स। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मतलब हैट्स ऑफ मानना पड़ेगा। तो आप में से जो लोग जानते हैं वो रिलेट कर पा रहे हो। ऑल दो एक डिटेक्टिव, तो एक साइंस के स्टूडेंट को एक इन्वेस्टिगेटिंग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। तो आपके जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें जगह जगह पे मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है, वो ये इशारा कर रहा है कि यू शुड ऑब्जर्व द थिंग्स केयरफुली। तो आप जब प्लेनेट अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट बनाया है भगवान ने अर्थ, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स जो दिए जा रहे हैं और हम देखते भी हैं, नो डाउट। खूबसूरत बटरफ्लाईज, तितलियां उड़ रही हैं, मोशन, स्लिदरिंग स्नेक्स, मोशन, galloping horses, motion, hopping hares, motion, climber plants like money plant, willow, Venus flytrap, mimosa pudica, sunflower, क्या है, मोशन। यानी कि पौधे से लेकर के जानवरों तक, इवन इंसान, इंसान आज के डेट में सबसे बड़ा जानवर हो गया। खैर, दिल पे मत लीजिएगा इस बात को। तो सब चीज क्या है, मोशन में है। ये एक लेमैन का कॉमन नोशन है कि एवरीथिंग मोशन है। हाँ, सही सुना आपने, ये एक लेमैन का कॉमन नोशन है कि एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज इन मोशन, लेमैन कॉमन नोशन।
कोई बात नहीं, जैमिंग काफी हो गई, वापस आते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी एग्जांपल, यानी कि अब हम छोटे कणों पे चलें, यानी कि हम जा रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग क्वांटम वर्ल्ड में, नहीं उतना दूर नहीं। तो एटम लेवल पे हम देखते हैं चीजों को, एटम या मॉलिक्यूल्स, तो ये भी क्या कर रहे होते हैं, लगातार मूव कर रहे होते हैं। गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो है उनको स्पेस मिलता है मूव करने के लिए, ज्यादा मूव कर लेते हैं फ्रीली, और लिक्विड्स तो थोड़ा कम कर पाते हैं, सॉलिड्स में बस वाइब्रेट ही कर पाते हैं। तो ऑल दो मूव कर रहे हैं, और एटम को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी क्या है, लगातार मोशन में बने हुए। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि समंदर, समंदर में ऊंची ऊंची उठते लहरें, क्या है, मोशन। बादल, आसमान में बादल चल रहे हैं, क्या है, मोशन। तो द कॉमन लेमैन, एनीथिंग दैट अपीयर्स मूविंग इज इन मोशन, हम कह देते हैं। और अगर वो स्थिर है, रुकी हुई है, स्टेबल है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, रेस्ट। लेकिन साइंस का जो नजरिया है, साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, स्टूडेंट, लर्नर्स, साइंटिस्ट, वो इस डेफिनेशन से अग्री नहीं करते हैं। उनके लिए मोशन और रेस्ट जो स्टेट है ऑब्जेक्ट का, उसको डिफाइन करने के लिए सर्टेन पैरामीटर्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको फुलफिल करने के बाद ही वो डिफाइन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट। तो साइंस में थोड़े से रूल्स आ जाते हैं, मैथ्स में रूल्स आ जाते हैं, तो इनको ध्यान में रख के चलना है। समझ के चलेंगे तो सब कुछ आसान है, रटना नहीं है, समझना है। तो आइए समझते हैं। अब जब आप आगे बढ़ते हैं, अपनी एनसीईआरटी रीड करते हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि मोशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। मानिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे रास्ते में चला जा रहा है, जैसे कि आप चल रहे हैं स्ट्रेट पाथ पर, आप साइकिल चला रहे हैं एक सीधे रास्ते पर, बाइक का चलना, कार का चलना, जब तक रोड क्या है, स्ट्रेट है, और गाड़ी क्या चल रही है, स्ट्रेट चल रही है। दूसरे एग्जांपल्स के लिए आप 100 मीटर की रेस दे सकते हैं। यहाँ फोटोज में देख सकते हैं कैसे लड़का दौड़ रहा है सीधे पाथ पर, तो ये क्या है, स्ट्रेट पाथ, यानी कि ट्राजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री सॉरी, ट्रेजेक्ट्री अगर ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट है, उसका जो पाथ कवर हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन, जब हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, स्ट्रेट लाइन हमको ऑब्टेन हो रहा है, जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो हमारा नाम पड़ जाता है क्या, लीनियर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीनियर मोशन। इसको रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, कॉमनली लीनियर मोशन। आपको ये सब्जेक्ट वाइज भी मैथ्स में लीनियर ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस में दिखाई देगा। तो कारण, लीनियर इक्वेशंस के जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन लीनियर मोशन हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप भी अपने एग्जाम्पल जो आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि सबके दिमाग में अलग अलग यूनिक आइडियाज आते हैं, और कभी कभी बहुत मजेदार आइडियाज आते हैं, सुन के मजा आ जाता है। फिर आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक गोल पाथ में घूम रहा है, जैसे कि अगेन आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक, F1 रेस चल रही है, गोल ट्रैक बनाया गया है, कार उसमें चल रही है, बाइक चल रही है, क्या कोई एक सर्कुलर ट्रैक में रेस हो रही है, या फिर आपने एक पत्थर को धागे से बांधा और उसको नचाने लगे, तो अब पत्थर जिस रास्ते में घूम रहा है गोल गोल, वो, तो ये सारे आपके कहे जाएंगे क्या, सर्कुलर मोशन। आपके साइकिल के टायर पे एक चींटी बैठ गई है, अब वो चींटी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन। आप एक झूले में बैठ गए हैं, क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। मेरी गो राउंड में, सर्कुलर मोशन। फिर आता है तीसरा टाइप, ऑसिलेटरी मोशन, जिसका नाम है इंग्लिश में, यानी कि एक सेम पाथ पे ऑब्जेक्ट जो
बार बार आ रहा है और जा रहा है पीरियोडिकली, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कह देते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम, तो इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। जैसे कि अर्थ का रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो ये पीरियोडिक होता है। एक साल में हम सन के अराउंड रिवॉल्व करके फिर से वही पाथ पे चलने लग रहे हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन। ऑल्दो इस पे ज्यादा नहीं जाना है, क्लास 9th में हमें फोकस करना है कहाँ, लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन और केवल वन डायमेंशन, यानी कि लेंथ वाइज, यानी कि एक लाइन में, वो भी एक स्ट्रेट लाइन क्योंकि लीनियर लगा हुआ है, टू डायमेंशन नहीं। टू डायमेंशन यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन में चल रहा है, प्लेन के नजरिए से देख रहे हैं उसको। प्लेन मींस कि इट इज हैविंग सर्टेन लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी एक लंबाई और चौड़ाई है। यानी कि जैसे एक चींटी का फ्लोर पे चलना, आपके कमरे के फर्श पे चलना, तो अब उस फर्श के नजरिए से देखा जाएगा तो वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। और तीसरा थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई एक मधुमक्खी उड़ रही है, तो उस मक्खी को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस मत्सर मॉस्किटो को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके मोशन को, तो क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि वहां पे एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हम इसको समझ सकते हैं। अगर केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है तो लीनियर मोशन, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं तो टू डायमेंशनल मोशन, और अगर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं तो थ्री डायमेंशनल मोशन। बाकी आपको इस चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी स्लाइट जानकारी मिलेगी, डिटेल चर्चा जो है वो 11th ऑनवर्ड्स होगी। बाकी इस चैप्टर में आपको जो टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साइंस की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करने होते हैं, क्वांटिटीज नेम्स से हमको अवेयर होना चाहिए। जैसे कि अगर फिजिक्स में कोई क्वांटिटी बनानी है, तो उसके लिए फिजिक्स क्या, किसी भी जगह पे मैथ्स में हमारे आसपास डेली आम बोलचाल में यूज में अगर हमको कुछ बताना है, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है संख्या यानी नंबर, और दूसरा है यूनिट। तो नंबर, जैसे कि मान लीजिए आप गए चीनी खरीदने, तो अगर आपने लिया 1 किलो चीनी, तो उसका मास क्या हो गया, 1 किलोग्राम। तो 1 क्या है नंबर, किलोग्राम क्या है यूनिट। अगर आपने एक चार्ट पेपर खरीदा और आप उसकी लंबाई मेजर कर ली और आपने देखा कि वो 150 सेंटीमीटर की है, तो 150 क्या है नंबर और सेंटीमीटर क्या है यूनिट। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये दो चीजें मिल करके किसी भी क्वांटिटी को बनाती रिप्रेजेंट करती हैं। ऑल्दो ये बात अलग है, कभी कभी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट नहीं होती। इस पे आप लोग सोचिएगा कि, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस भी होना जरूरी है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी ऐसी फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो है पर यूनिट नहीं होती। फाइन। फिर अब आता है कि क्वांटिटीज जो है वो उसमें खास तौर पे मोशन के पर्सपेक्टिव से जो हमको इंपॉर्टेंस रखेंगी, वो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है DISTANC, डिस्टेंस। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, सपोज करिए आप उठ करके चलने लग गए और आपके पैरों में रंग लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों के निशान जमीन पर पड़े हैं। तो इस पाथ को, जो जहां जहां आपके कदम पड़े, उसको मेजर कर लिया आपने, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस जो आपके द्वारा कवर हुआ है। आप साइकिल चला रहे हैं, तो जितनी दूरी तय कर ली आपने, वो क्या हो गया, डिस्टेंस कवर कर लिया आपने। बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में स्पीडोमीटर के अंदर एक होता है जहां पे नंबर्स बताता है कि कितने किलोमीटर ही चला है, ओडोमीटर जिसे कहते हैं। तो ये क्या बता रहा होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। So when an object starts moving, the path length covered by the object is called as
डिस्टेंस, और क्योंकि ये एक दूरी है तो इसके लिए नंबर्स हमको दिखाई देंगे और नंबर के साथ साथ यूनिट। यूनिट दिख सकती है जैसे मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट, मीटर, और छोटे यूनिट्स में जाएं तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर, उससे भी छोटे यूनिट्स हो सकते हैं, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, और बड़े यूनिट्स में अगर हम आए तो किलोमीटर, लाइट ईयर, एटसेट्रा। फिर आपकी एनसीईआरटी ये भी कहती है कि जब आप इस अध्याय, इस चैप्टर मोशन को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को इसके अंत तक जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक मोशन और रेस्ट के लिए प्रिसाइज, सटीक डेफिनेशन, यानी कि विज्ञान की भाषा में जिस तरह से व्यक्त करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के अवस्था को कि वो गति में है या मोशन में है या स्थिर है, उस हिसाब से आप जो है वो व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अध्याय को गहरे तरीके से समझना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा। बाकी केवल आप भाषा यानी वाक्य के रूप में ही नहीं, नंबर्स से भी, पैटर्न से भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे मोशन के बारे में। जैसे आगे चल के हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटीज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपका मायने रखेगा जो डेटा हमको मिल रहा है और उस डेटा में जो दिख रहा है पैटर्न, यानी कि कॉम्पिटेशनल थिंकिंग, जिससे सीबीएसई बात कर रहा है। बाकी आप इक्वेशन से भी मोशंस को डिफाइन करते हुए पाएंगे। जी हाँ, मैथ्स यूज करेंगे और आपको बहुत सारे मोशन इन वन डायमेंशन में इक्वेशंस यूज होते दिखाई देंगे, जिसे इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है, which are very important crux of this chapter. Like for example, first equation is v is equal to u plus at, जहां पे v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, तो t है टाइम। तो इस तरह से इक्वेशन से भी हम मोशन को डिफाइन करेंगे, यानी कि मैथमेटिकल भाषा में। और बाकी ग्राफ्स, जब इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है, तो ग्राफ्स से भी हम मोशन को डिफाइन कर पाएंगे, उसके टाइप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो विदाउट हिटिंग अराउंड द बुश, लेट अस कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो टर्म्स हमको दिखने वाले हैं, अगर हम वो ब्रेनस्टॉर्म कर ले, यानी कि सारे जो टर्म्स इस चैप्टर में हमको इस नाम से मोशन से एसोसिएट दिमाग में आ रहा है उसको हम लिखना शुरू कर दें, बहुत अच्छा एक्टिविटी होता है। तो हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, velocity, acceleration, retardation, average velocity, average speed, acceleration, instantaneous speed, instantaneous velocity, ऐसे टर्म्स जो है वो दिखाई देते हैं, which are important from the chapter point of view. और भी वर्ड्स हो सकते हैं, अगेन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा फिल्मी हो गया, कोई बात। वन डायमेंशन मोशन, और इसमें आगे आता है जो है इंपॉर्टेंट, वो है रेफरेंस पॉइंट। साइंस कहता है कि जब तक एक पॉइंट को आप रेफरेंस के तौर पे, यानी कि उसके नजरिए से देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप जो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है उसके अवस्था यानी स्टेट को बता नहीं सकते कि वो मोशन है, मोशन में है या रेस्ट में। तो पहले आपको अपना रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि जो बाहर कार जा रही है रोड पे, वो रेस्ट में है या मोशन, तो केवल इतनी जानकारी से आप उसका स्टेट अगर बता दे रहे हैं मोशन, तो भाई ये है नोशन किसका, लेमैन का, यानी कि विदाउट साइंटिफिक बैकग्राउंड के नजरिए से, बिना साइंस के चश्मे से अगर आप देख रहे हैं उसको, तो आप कह देंगे कि वो कार क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर आप साइंस के हैं तो आप बारीकियों में जाएंगे और वहां आप रुकेंगे, सोचेंगे और पूछेंगे जिसने आपसे सवाल पूछा है उससे कि सर किसके रेस्पेक्ट में बताना है। अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं मेरे नजरिए में, और अगर मैं रुका हुआ हूं, इफ आई एम एन एक्टिंग एज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मेरी पोजीशन फिक्स है, मेरी पोजीशन बदल नहीं रही है,
तो वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोशन में। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट जो कार बाहर जा रही है रोड पे, देखिए इस समय अपनी खिड़की से बाहर जो कार जा रही है, उस कार की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम उस कार को क्या कह रहे हैं कि वो कार मोशन में है। यानी कि परिभाषा की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ाएं तो रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है। उस रेफरेंस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। तीसरा फैक्टर आ जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम तो काल है और उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है, हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते। तो टाइम इज एन एवर चेंजिंग क्वांटिटी, वो बढ़ते चला जा रहा है, उसको आपको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मीन्स गोज ऑन, passes by। माशाल्लाह टू माय इंग्लिश। खैर, पॉइंट आप समझ रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है, आपने देखा कार को 5:30 2 सेकंड पे, फिर देखा 4 सेकंड पे, फिर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड पे। तो कार की पोजीशन आपको अलग 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 दिखाई दी। इसलिए आपने क्या कह दिया कि कार क्या है, मोशन में। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया। अब इसी सिचुएशन में बहुत ध्यान से सुनिएगा, वही कार जो आपके खिड़की से बाहर आपने देखी है, रोड से जा रही है, उस कार के बगल में अगर एक दूसरी कार आ जाए, जस्ट इमेजिन, जैसे कि एक मूवी आई थी क्रिश, तो वहां पे जस्ट इमेजिन करने का एक कैरेक्टर था, बड़ा प्यारा कैरेक्टर। तो जस्ट इमेजिन कि उस कार के बगल में, अब आप अपने घर में रूम में चेयर पे नहीं बैठे हैं, आप उस कार के बगल में एक कार है और उसमें बैठे हैं। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, WWE की तरह कॉशन देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन आप उस कार के बगल में एक कार चल रही है, उसमें बैठे हैं, और अगर दोनों कार सेम स्पीड से चल रही हैं, पैरेलली, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जब आप उसके बगल में देख रहे हैं तो आपको वही दिखाई दे रही है हमेशा, तब बाय द डेफिनेशन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ऑल्दो टाइम चेंज हो रहा है बट उस कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए वही कार क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, वो कार क्या हो जाएगी, अब रेस्ट में हो जाएगी। ऑल्दो आप दोनों लोग की कार चल रही है, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन इसी तरह से हमारे दिमाग से खेलता है, या फिर हमारा दिमाग इस साइंस के खेल को समझने से हिचकता है। तो गहरे समंदर में उतरना पड़ेगा, घबराइए नहीं, बातें सुनने में अटपटी लग सकती हैं पर चटपटी भी रहेंगी। जब आप गहरे समंदर में उतरते हैं तभी आपको मोती मिलता है। एक कहावत है कि मैं बपुड़ा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ, निज डूबा ते पाइया, थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूं, रहा निज निच निच निज डूबा ते पाइया, मोती के अंदर सी, एटसेट्रा। मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो टीचर थे, यानी कि जब मैं आपकी एज में था, छोटा था, तो मुझे आते थे पढ़ाने, तो वो बताते थे ऐसी मजेदार बातें। तो अभी मैं उनसे मिलता रहता हूँ, याद आती है उनकी। बहुत अच्छे टीचर थे और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पे उन सभी टीचर की मेहनत की वजह से आज थोड़ा बहुत आपसे बात कर पा रहा हूँ। खैर, इमोशनल नहीं होना। वापस आते हैं टॉपिक पे। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। यहाँ पे दो सिचुएशन दी है, मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, एक है वैभव और एक है आरव। अभी मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। तो वैभव जो है वो चल रहा है वॉक्स, और आरव जो है वो बैठा हुआ है। आरव बैठ के देख रहा है और वैभव जो है वो बहुत स्टाइल में चल रहा है ना, मॉडलिंग कर रहा है। फिर वो पूरा एकदम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स कर रहा है। तो वैभव चल रहा है तो आरव से किसी ने पूछ लिया, जैसे सडनली न्यूज रिपोर्टर आते हैं, एक ऐड आता था बीच में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो आ गया एक रिपोर्टर और माइक लेकर के आरव के मुंह के पास, तो आरव से पूछता है, आरव, क्या वो लड़का जो आपके सामने चल रहा है वैभव, क्या वो रेस्ट में है या मोशन? आरव कहता है कि पहले तो मैं बताऊं क्यों भाई तुमको। अच्छा, जोक्स अपार्ट, सीरियसली बता दीजिए आरव प्लीज, इससे हमारी जनता का भला होने वाला है।
आरव कहता है ठीक है चलो बता देता हूँ, मोशन में क्लियरली। रिपोर्टर ने थोड़ा सा और इरिटेट करने की कोशिश की है। फिर रिपोर्टर पूछता है क्यों, आप इस फैसले पे कैसे पहुंच रहे हैं? तो आरव ने कहा देखो भाई, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, मैंने वैभव को देखा, वो अभी मुझे यहाँ दिख रहा है, अगले सेकंड वहां चला जा रहा है, अगले सेकंड वहां चला जा रहा है, एक तो एक जगह टिकता नहीं है लड़का। खैर, वो तो अलग बात है उसका नेचर, पर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन है, मैं हूं, मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे हिसाब से वो अपनी पोजीशन उसकी चेंज होते हुए चली जा रही दिखाई दे रही, तो इसलिए वो क्या हो गया, मोशन में। एज सिंपल एज दैट। चलो दूसरा सिचुएशन लेते हैं। जब आप एक दीवार की तरफ चल रहे हैं, जी हाँ, उठ जाइए अपने चेयर से, खड़े हो जाइए और तैयार हो जाइए फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि आ गया है फिजिक्स मैन शक्तिमान। खैर, तो आप उठ गए हैं और अब आपके सामने एक दीवार है और आप दीवार की तरफ चलना शुरू कर दें। तो जब आप दीवार की तरफ चल रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि दीवार धीरे धीरे आपके करीब आ रही है। अब यहाँ पे दोनों बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति, यानी कि मम्मी पापा आपको देख रहे हैं ये एक्टिविटी करते हुए, तो पहले तो कहेंगे कि इसको हो क्या गया है। फिर दूसरी बात, अगर वहां पे पोछा लगा हुआ है, हाँ, पोछा लगा हुआ है फर्श पे, और आप अपने गंदे चप्पलों के साथ चल रहे हैं, तो मम्मी कहेंगे कि रुक जाओ, ज्यादा मोशन करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा चप्पल जब आएगा तो लूज मोशन हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि आप क्या हैं, मोशन में, तो उन्होंने आपको रोका, तो उनके लिए आप मोशन में। अब जनाब, आपके हिसाब से बात करते हैं। आप वॉल की तरफ जा रहे थे, वॉल को देख रहे थे, अगर कोई आपसे पूछ दे वॉल के बारे में कि वो जो वॉल है वो रेस्ट में है या मोशन, देख रहे हैं वो रेस्ट में है या मोशन, तो आप फटाक से आंसर दे देंगे कि वो वॉल रेस्ट में है, क्योंकि आपको तो। लेकिन साइंस क्या कहता है कि अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, भले फर्क नहीं पड़ता, पूछा जा रहा है वॉल के बारे में और उसको देखा जा रहा है किसके नजरिए से, आपके नजरिए से, रेफरेंस पॉइंट आप है, तो वॉल की पोजीशन चेंज हो रही है, वॉल धीरे धीरे आपके करीब आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल क्या है, वॉल इज इन मोशन विद रेफरेंस टू यू। एक बहुत प्यारा शब्द, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव क्वांटिटी। चीजें दो तरीके की हो सकती हैं, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी और एक रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव वाली बात पे थोड़ा सा और आप रिलेट करिएगा, मैं आपको स्किप करके ले आना चाहूंगा रिलेटिव वाली बात पे। जैसे कि एक ट्रेन में बैठे हुए दो पैसेंजर्स, तो जब आपको कोई बाहर प्लेटफॉर्म से देख रहा होता है, ट्रेन चल रही है, तो वो आदमी बोलेगा कि आप मोशन में हैं। लेकिन आपके जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उससे पूछा जाएगा तो बोलेगा कि आप रेस्ट में हैं। आप देख पा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट को एलियन भी कंसिडर कर सकते हैं सिचुएशन में, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो वो जब आपको देख रहा है, या आपको छोटे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए बुर्ज खलीफा, दिला दे मैंने बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा देख रहा है, या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है जो कि गुजरात में बनाया गया है, हमारे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बजाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख रहा है। तो क्योंकि वो अर्थ पे है और अर्थ क्या करती है, रोटेट, और देख कौन रहा है, एस्ट्रोनॉट ऊपर स्पेस से, तो उसको उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह दिखाई देगी, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो पोजीशन उसकी शिफ्ट होगी। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। और तीसरा आप रेफरेंस ले सकते हैं लिफ्ट का।
दो व्यक्ति लिफ्ट में है, ट्रांसपेरेंट शीशा है, बाहर जो व्यक्ति है लिफ्ट ऊपर जा रही है, बाहर इंसान से पूछा जाता है कि वो जो लोग लिफ्ट में खड़े हैं वो लोग रेस्ट में है या मोशन, तो वो बोलेगा कि वो मोशन में, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं। पर दो लोग जो लिफ्ट के अंदर हैं उनमें से अगर किसी से पूछा जाएगा कि ये जो दूसरा आदमी है वो रेस्ट में है या मोशन, तो वो क्या बोलेगा कि ये रेस्ट में है, अगर वो बंदर की तरह एक्टिविटी नहीं कर रहा, चुपचाप खड़ा है। तो आपने देखा सेम ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो जाता है और किसी के लिए मोशन में। तो बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी, रिलेटिव टर्म्स। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। बाकी मैं अपने बात को, अपनी आवाज को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और मेरी आवाज ही मेरी आवाज ही पहचान है। तो मैं नवनीत के नाम से जाना जाता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे मुझे बुलाते हैं नवनीत सर, नवनीत सर जी, नवनीत गुरु जी। तो थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाए, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, हम व्हाट्सएप पे हैं, हमारा होम क्लासेस चलता है, ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। ऑनलाइन की तरफ कदम बढ़ा दिया है दोस्तों, ये पहला वीडियो है। पहले भी ट्राई किया था, पर इस बार कुछ अलग करने का प्लान है, और इस बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, तो मेरी ताकत, मेरा सपोर्ट सिस्टम, तो बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे पीपीटी में भी दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल नंबर मेरा है, मिसयूज मत करिएगा, फोन करके मेरी नींदें मत उड़ा दीजिएगा, तो जरूरत में याद करिएगा, क्योंकि जैसा थ्री इडियट में कहा गया है कि मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता, तो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे मेरे मुश्किल टाइम में भी नहीं छोड़ते। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम एंड listening to me, my viewpoints. Very, very thank you to everyone. धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और आपका शुक्रिया।